नमस्कार दोस्तों, मैं ममता फ्रॉम ओम एकेडमी। ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर जो वार्षिकी 2025 का आया है, जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक इसमें दिया हुआ है। सारा डिटेल देखेंगे इसमें। 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसे एक बार ज़रूर पढ़ के या फिर सुन के जाएं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया हुआ है न्यूज, जैसे अध्याय दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है इसमें। देख लेते हैं, सब चैप्टर वाइज हम लोग करते जाएंगे। न्यूज @ 365, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में कितना है? 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 था, तो वहीं 2024 में हो गया 159, यानी कि 159। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है, जबकि डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में खराब है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता में क्या है? संकट है। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। यानी कि देखिए तुर्की का कितना है? तो 158 है, पाकिस्तान का 152 है, वहीं श्रीलंका का 150 है, जबकि भारत का कितना है? 159 कितना था? भारत का कितना है? 159 है। तो भारत तो सबसे पीछे है ना, इन तीनों देश से तो है पीछे। प्रयुक्त संकेतक जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी और सुरक्षा मामलों को इसमें प्रमुख संकेतक के रूप में यूज किया जाता है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी किया है। वैश्विक संदर्भ देखते हैं, मुख्य बिंदु इसका क्या क्या है। 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 में कहा गया कि आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि रहने की उम्मीद है, ठीक है। आने वाले 60 से 50 वर्षों में, 50 से 60 वर्षों में। वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 मिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 मिलियन जनसंख्या होगी। 2024 तो चल ही रहा है। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ में देखें तो यह अनुमान लगाया गया है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी। 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी, यानी कि इसके बाद 12% की कमी आएगी। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। इस सदी में हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का अनुमानतः 144 करोड़ तक पहुंच हो गई है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा जो है 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद 244A। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य
राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का वादा किया था। अनुच्छेद 244A क्या है? तो अनुच्छेद 244A को 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूचित में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है। ठीक है। संविधान की छठी अनुसूची और अनुच्छेद 244A में क्या अंतर है? छठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद है। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं। वे कानून परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244A जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण। नेक्स्ट टॉपिक है हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुनरू रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या में गिरावट आई है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसका। वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या कितनी थी? 67 थी। वहीं 2022 में ये 68 से भी कम है। संयुक्त राज्य 2022 कैसे होगा? 2024 होना चाहिए ना। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची पर शीर्ष में है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। शहर के हिसाब से बेंगलुरु में 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि मुंबई में 14 यूनिकॉर्न्स के साथ 19वें स्थान पर है। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। यानी कि यूनिकॉर्न क्या है? तो वे स्टार्टअप हैं जिनका मूल्य जो है कम से कम $1 अरब है और जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में वो लिस्टेड नहीं है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार पवन ऊर्जा में चौथा स्थान रखता है, वहीं सौर ऊर्जा में 5वां स्थान और ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा में चौथा स्थान। नवीकरणीय ऊर्जा में सभी ऊर्जा के स्रोत जो नवीकरणीय ऊर्जा है। आंकड़े देख लेते हैं। भारत के स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 996% बढ़ी है और 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का 44% है। ये फरवरी 2024 तक का रिपोर्ट है। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ गई है और फरवरी 2024 तक 75.57 गीगावाट है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में 45.15 गीगावाट हो गई है। वहीं बायोमास की बात करें तो 10.2 गीगावाट, लघु जल विद्युत में 4.99 गीगावाट, बड़े हाइड्रो में 46.92 गीगावाट और अपशिष्ट से ऊर्जा यानी कि कचड़े से ऊर्जा में 0.58 गीगावाट। तो पवन ऊर्जा में देखिए कितना ज़्यादा है। उसके बाद बड़े हाइड्रो में है। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य क्या क्या रखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में? तो भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक कितना? 500 गीगावाट। वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष
हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना रखा गया है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया है। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 यानी कि 15-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि 2019 और 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है देखते हैं इसमें। भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है और यह 2013 से 14 में 29.17 से घटकर 22-23 में कितना हो गई है, तो 11.28% हो गई है। देखिए 13-14 में कितना गरीबी था, तो 29.17, वहीं पे 22-23 में ये हो गया है 11.28%। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, यानी कि 24 राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी जो है उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। वहीं पे बिहार की बात करें तो 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर निकलने के लिए दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग का रिपोर्ट। एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जुलाई 2023 में जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 21 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम क्या क्या इसमें रखा गया, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। गरीबी की कुल जनसंख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है, जैसे कि 2015-16 में 24.85 से घटकर 19-21 में ये कितना हो गया है, 14.96 हो गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें जो है 2015-16 में 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखें तो ये 32.59% से गिरकर कितना हो गया है, तो 19.28%, यानी कि 19.28% की गिरावट आई है। वहीं शहरी क्षेत्र में अगर देखें तो 8.65 से घटकर 5.27% की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच गरीबी की तीव्रता में 47% से घटकर 44% हो गई है। एमपीआई के मूल्य सुधार में 2015-16 में 0.177 से घटकर 2019-20 में कितना हो गया है, देखो 0.066। सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी देखने को देखी गई है। राज्य का प्रदर्शन बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा जो है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश में है। बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से जो कमी ला रहे हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान है। नोट, केरल की हिस्सेदारी सबसे कम है, यानी यहाँ कम गरीब लोग हैं। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई है। चुनावी बॉन्ड नेक्स्ट टॉपिक है। राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया था और 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19(1)(a) के निहित मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।
चुनावी बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं, क्या है ये। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है जिसे वित्त विधेयक 2017 के द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का मूल्य वर्ग तक की जो चुनावी बॉन्ड है खरीदने की अनुमति देता है। बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। यानी हम मान लीजिए बॉन्ड खरीद लिए तो जो पंजीकृत राजनीतिक दल है उसी के खाते में वो डाला जा सकता है पैसा। भारतीय स्टेट बैंक को निर्दिष्ट शाखा से 1,000, 10,000, 1 लाख आदि के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए इसे जारी किया जाता था। यानी कि 1 करोड़ लास्ट है इसका, 1,000 रुपये से शुरू होकर 1 करोड़ रुपये तक का मूल्य वर्ग के लिए। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था। 15 दिनों की समय अवधि होती थी इसमें। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को ही दान किया गया था। इतना इम्पोर्टेंट है। 29A में क्या है? पंजीकृत राजनीतिक दल। इस योजना के तहत बॉन्ड जो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीदने के लिए ये उपलब्ध रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है GMS कोप 14। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक आयोजित की गई है। इसका स्लोगन क्या था, नारा क्या था? प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS के बारे में देखते हैं क्या क्या है। प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार वैज्ञानिक और विभिन्न हितधारकों का एक त्रैमासिक आयोजन करती है। UNEP के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 1989 के रूप में जाना जाता है और यह नवंबर 1983 से लागू हुई थी। भारत ने 1983 में गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 में है संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां और परिशिष्ट 2 में है प्रवासी प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। भारत ने 22 जनवरी 2020 को गांधीनगर में कोप 13 की मेजबानी की थी। कोप 14 का क्या क्या परिणाम आया? पारिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी की शुरुआत की गई। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल हैं। 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्यवाही बढ़ाई गई। ठीक है। मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक पहल पर समझौता हुआ जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। CMS कोप 15 2026 में ब्राज़ील द्वारा आयोजित किया जाएगा। अगला कहाँ पे होगा? तो ब्राज़ील में होगा। इंडिया का AI मिशन नेक्स्ट टॉपिक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन की मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है इसका? व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, AI नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में AI के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना। विजन देखते हैं। भारत में AI बनाना और AI को भारत के लिए काम करना। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया AI मिशन की घटक की बात करें तो 10,000 से अधिक GPU या उससे अधिक की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। AI को एक सेवा के रूप में पेश करने और AI इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इंडिया AI इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इंडिया AI
डेटा सेट प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा। भारत भर के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित किए जाएंगे। स्नातक, मास्टर स्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए एआई पाठ्यक्रमों की अवधारणा बनाई जाएगी। डीप टेक एआई स्टार्टअप्स और भविष्य की एआई परियोजना को निधि देना, इसका मुख्य उद्देश्य ये सभी हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। यह जो है चौथा संस्करण है। ये कौन जारी करता है? नीति आयोग। इसका आदर्श वाक्य क्या है? भारत की ओर सतत प्रगति, समावेशी विकास। क्या है इसका आदर्श वाक्य? भारत की ओर सतत प्रगति और समावेशी विकास। इसे नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया है। पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेतक लक्ष्य 17 इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें 16 लक्ष्य शामिल किया गया है। देश के लिए कुल एसडीजी स्कोर 23-24 में 71 है। देखिए 20 और 21 में कितना था? 66 था। उत्तराखंड और केरल देश के लिए कुल एसडीजी स्कोर 23-24 में 71 है, जबकि 20-21 में कितना था? तो 66 था। उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ राज्य में शीर्ष स्थान पर है। यानी कि देखिए दोनों का अंक जो है एक ही है, तो दोनों ही प्रथम स्थान पर है। जबकि चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर है। उत्तराखंड और केरल राज्यों में प्रथम स्थान पर और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। बिहार जो 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। तो सबसे अंतिम में कौन है? बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख 65 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 2018 में सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य जो है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड और सिक्किम है। कुल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको अग्रणी श्रेणी का स्कोर जो है 65 से 99 में है। प्रदर्शन श्रेणी की बात करें तो 50 से 60 में 4 राज्य है, बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय। आकांक्षी में बात करें तो 0 से 49 यानी कि अबिचर 100% की श्रेणी के अंतर्गत कोई भी राज्य या संघ इस क्षेत्र में शामिल नहीं है। एसडीजी 1 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जो है तमिलनाडु 1 नंबर पर है और बिहार का स्कोर 39 जो अंतिम स्थान पर है। एसडीजी 2 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य में केरल जो है प्रथम स्थान पर है और बिहार जो है अंतिम स्थान पर है। देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक है इजराइल हमास युद्ध। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। ठीक है, इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स के तहत जवाबी हमला किया। आयरन स्क्वाड्स। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था। ठीक है, क्या शुरू किया था? ऑपरेशन अजय। हमास या इस्लामी प्रतिरोध का आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन के द्वारा गाजा में की गई थी। कौन थे इसके संस्थापक? अहमद यासीन। राफा क्रॉसिंग क्या है? ये गाजा की दक्षिणी भाग है जो भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है ये राफा क्रॉसिंग। अल अक्सा मस्जिद पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है अल अक्सा मस्जिद और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषता की बात करें तो यह मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है। इसके वास्तुकार कौन हैं? तो चंद्रकांत बी सोमपुरा ने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है। लसन एंड टुब्रो यानी कि L&T कंपनी के द्वारा यह निर्मित है।
टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है। 5 मंडप है इसमें, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। 3 मंजिल है इसमें, मंदिर में 3 मंजिला है। प्रत्येक मंजिल जो है 20 फीट ऊंची पर है। इसमें कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। लंबाई की बात करें 380 फीट पूरब और पश्चिम में है। चौड़ाई इसमें 250 फीट है और ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट है। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं हुआ है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप जिसे बालक राम का नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य देव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर है। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और दक्षिणी भुजा में हनुमान का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि और वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता सबरी, जटायु और देवी अहिल्या को समर्पित है, यानी कि ये सब भी मंदिर बनेंगे। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। देखिए इनको भारत रत्न मिला कर्पूरी ठाकुर को। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा की है। इनके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया, कौन सा गांव है, पितौंझिया, अब इसका नाम पड़ गया कर्पूरी गांव, जो कि समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ और 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया। जन्म हुआ 24 जनवरी को 1924 में और 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। सबसे पहले ताजपुर विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। कब से कब तक, तो देखिए 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रहे ये। फिर दूसरा टर्म है इसका 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक ये जनता पार्टी से रहे। 1977 में थोड़े समय के लिए सांसद भी बने थे। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटा दिया गया। बिहार में अभी भी अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है वो अनिवार्य विषय नहीं है। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला और ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8% और महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% मिला। भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है यहाँ। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। किसी विशेष वर्ग में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या जो है अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस बार 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। इनमें ये कौन कौन शामिल हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। इस बार 5 व्यक्ति को दिया गया। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। दूसरा है भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी।
देखिए, श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इनका जन्म की बात करें तो 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वर्ष 1942 में वे आरएसएस से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे नेत्रा उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे। आपातकाल के दौरान उन्होंने बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपल पेट्रियट पुस्तक लिखी थी, द पीपल पेट्रियट। इसकी आत्मकथा किताब का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। क्या नाम है? माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की और यह यात्रा 25 सितंबर 1990 को शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 की रात को समस्तीपुर में इन्हें गिरफ्तार किए गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उनके ही नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं हुई, जैसे जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा। देखिए, लालकृष्ण आडवाणी जी का राजनीतिक करियर की विभिन्न पॉइंट हैं। तो 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के वो अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 1986 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और वह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने और राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में भी चुने गए। वर्ष 1989 में, ठीक है, पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए वो निर्वाचित हुए। पहली बार नई दिल्ली सीट से वे 7 बार लोकसभा के और 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया और 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार रहे। देखिए, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बारे में दिया हुआ है। तो इनका जन्म जो है 23 दिसंबर 1902 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाल ही में 91 भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। 1986 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने। उन्होंने भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया। उन्होंने भारतीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम जो है लोक दल कर दिया। 1967 में और फिर 1970 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने। भारत के 3रे उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। 20 अगस्त 1979 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया। प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश में जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 पेश किया गया। कृषि विषय पर उन्होंने किताबें लिखी, जैसे कि भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाका और भारत का आर्थिक दुस्वप्न, कारण और उपचार। उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन की बात करें तो जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे और भारत की गरीबी और उसके समाधान आदि हैं। भारत रत्न पामुलापार्टी वेंकट नरसिंहा राव, देखिए कितना बड़ा नाम है इसका, हम लोग शॉर्ट में जान रहे थे। देखिए, इनका जन्म 28 जून 1961 में तेलंगाना में हुआ था। हाल ही में इनको 52वें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1971 में वे आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री बने थे
और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में उन्होंने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान यानी कि BN नरसिम्हा राव, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, 1992 में हुआ था। 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया। ठीक है, उनकी कृतियां क्या क्या है, तो उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास बेई पदागुल का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफान का प्रकाशित किया। उनकी आत्मकथा की बात करें तो इनसाइडर 1998 में प्रकाशित हुई। LPG सुधार पेश किए थे उन्होंने 1991 में। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। उनके कार्यकाल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ था। देखिए, भारत रत्न MS स्वामीनाथन के बारे में देखते हैं। तो 7 अगस्त 1925 को जन्म लिया इन्होंने और 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। हाल ही में 53वें भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। संबंधित तथ्य की बात करें तो 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वो निदेशक रहे। 1972 से 1989 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वे महानिदेशक रहे और 1989 से 1980 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव रहे और 1982 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे और 2007 से 2013 तक राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मान देख लेते हैं तो 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता हैं वो यानी विपिन क्या नाम है MS स्वामीनाथन। 1994 में UNEP सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक मिला और 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल से सम्मानित किया गया। कितना सारा सम्मान मिला है MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या सम्मान मिला MS स्वामीनाथन को। तो 1961 में SS भटनागर पुरस्कार मिला। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण यानी कि 1989 में और 1999 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार और 2024 में क्या मिला, भारत रत्न। 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इनके अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगड़िया और ये इनका अध्यक्ष हो गया 16वां वित्त आयोग का। सचिव की बात करें तो ऋत्विक रंजनम पांडे। सदस्य कौन कौन है इसमें, अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पंडा। क्वेश्चन पूछ लेता है सदस्य को भी, कभी कभी एक बार BPSC पूछा है। तो सदस्य कौन है, अजय नारायण झा, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। अध्यक्ष तो याद ही रहेगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और सचिव कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्य के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करना। तीसरा कार्य है इसका भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना। नोट, नीति आयोग जो है यानी कि वित्त आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिशें करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे और इसकी अवधि 2020-21 से 2025-26 तक थी। 16वां वित्त आयोग 5 वर्ष की अवधि के लिए 2026-27 से
2030-31 तक के लिए गठित किया गया है और इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार के 1 पद भी सृजित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा। बिहार के झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग हाल ही में उठाया था, लेकिन 2024-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार, आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया। विशेष राज्य श्रेणी को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। विशेष राज्य के लिए क्या क्या मापदंड है? तो इसका मानदंड है पहाड़ी और कठिन इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व हो, जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान हो और आर्थिक और ढांचागत जो है पिछड़ापन हो राज्य में। राज्य के वित्त और गैर व्यवहारीकृत प्रकृति हो। उपरोक्त मानदंड गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। विशेष राज्य के लाभ क्या क्या होते हैं? तो केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करती है। खर्च ना किया गया पैसा लैप्स नहीं होता, अगले वित्त वर्ष में वो चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में छूट मिलती है राज्यों को। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उसके पास जाता है, जैसे कि वर्तमान में SCS राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने की सुझाव दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है COP28। UNFCCC की पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। ठीक है, 2023 में हुआ है। COP28 के नतीजे 4 स्तंभों के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए, पहला स्तंभ है एक उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना। 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना कम से कम 11,000 गीगावाट तक करना। 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर जो है 2% से दोगुनी होकर 4% से अधिक की जाएगी। तेल और गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर के 52 हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया, जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा स्तंभ की बात करें तो जलवायु वित्त को ठीक करना, हानि और क्षति लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन, ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन में 68% की कमी के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तीसरा स्तंभ की बात करें तो लोगों जीवन और आजीविकाओं पर ध्यान केंद्रित करना, सतत कृषि, लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्यवाही पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा की शुरुआत की गई। जलवायु कार्यवाही के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप लॉन्च किया गया। चौथा स्तंभ क्या है? तो हर चीज को पूर्ण समावेशिकता के साथ रेखांकित करना, जैसे युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति, COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की गई। जलवायु कार्यवाही पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति। नोट:
COP28 में जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान और क्षति कोष को मंजूरी दी गई। इस कोष में यूएई ने $100 मिलियन और यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन और यूएसए ने $17.5 मिलियन एवं जापान ने $10 मिलियन योगदान देने का वादा किया है और इसका प्रबंधन जो है विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा इसका प्रबंधन? विश्व बैंक करेगी। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में COP33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन की पीएम उल्फ क्रिस्टरसन, मोंजवी के राष्ट्रपति फिलिप जेनसिटो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम जनमन योजना। क्या है पीएम जनमन योजना? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। यह योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि क्या है? 2023 से 2025-26 तक। कुल परिव्यय कितना होगा? 24,104 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। इस योजना किस पर केंद्रित है? तो जैसे देखिए, पक्के मकानों का प्रावधान है, इसमें पाइप से जल आपूर्ति है, सड़क संपर्क है, छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा में कौशल को बढ़ावा देना, 0.3 किलोवाट सौर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान है, मोबाइल टावरों की स्थापना, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ। नेक्स्ट टॉपिक है नारी शक्ति बंधन विधेयक 2023। यह 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन बिल था। देखिए, विधेयक लाता है और जब वो संशोधन होकर एक्ट बन जाता है तो वो फाइनल हो जाता है। विधेयक का क्या उद्देश्य है? तो यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसे कि दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जैसे देखिए, यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अनिवार्य करता है। यह मौजूदा SC और ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें जो है चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रख सकता है। नोट: अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 170(3) और 82 में संशोधन किया गया। परिसीमन के लिए लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया और 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है G20 दिल्ली घोषणा पत्र में प्रावधान क्या क्या है? तो रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों का संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। ठीक है। क्रिप्टो एसेट नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोडमैप। तीसरा है महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 में पहली बार UNGA 75/1 UNSC सुधार पर समझौता। 7वां है अफ्रीकी संघ इसमें सम्मिलित है। 8वां वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। नोट: G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी की श्रेणियाँ।
कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियां, जैसे कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, इसमें कौन कौन है, तो महारत्न है, नवरत्न है और मिनी रत्न है। अक्टूबर 2024 में 14वां महारत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी और 13वां महारत्न कंपनी ऑयल इंडियन लिमिटेड है। क्या है? ऑयल इंडियन लिमिटेड। अगस्त 2024 तक भारत में 21 नवरत्न कंपनियां हैं और 21वीं नवरत्न कंपनी जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। 20वां कौन था? इरडा था। महारत्न के जो मानदंड है क्या क्या है, तो उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर वो सूचीबद्ध हो, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर उनका उस कंपनी का 25,000 करोड़ होना चाहिए, 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ यानी कि निवल मूल्य जो है 15,000 करोड़ होना चाहिए, कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है 5,000 करोड़ से अधिक हो और महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए। नवरत्न की बात करें तो नवरत्न के लिए क्या क्या मानदंड है, तो मिनी रत्न 1 अनुसूची ए के तहत उसे दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संकेतकों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर हो। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सबसे पहले 1966 से 67 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे पेश किया गया। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा एमएसपी का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई है। एमएसपी से जुड़ी कुछ शर्तें क्या क्या है, तो A2 किसानों द्वारा रसायन, उर्वरक, बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय। ठीक है। देखिए बी नंबर क्या है, तो A2 + FL यानी कि A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ, C2 इसमें A2 + FL के साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश 2004 में जो किए थे, तो सरकार को उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% से अधिक एमएसपी बढ़ाना चाहिए, यानी कि एमएसपी लागत कितना हो, तो C2 + 50%। लेकिन सरकार लागत की गणना 1.5 गुना यानी कि A2 + FL के रूप में करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत का नया संसद भवन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई, डेट इंपॉर्टेंट है, 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2023 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का एक सिक्का लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। नए संसद भवन की विशेषता की बात करें तो इसका आकार जो है त्रिकोणीय है। नई संसद भवन में 6 द्वार हैं, गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दुला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार और मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक जो है कांस्य से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है, यानी कि 9500 किलोग्राम है, तथा इसकी ऊंचाई जो है 6.5 मीटर है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बेल है जो न्याय का प्रतीक है।
लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वहीं राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट द्वारा संकलित और 2 अप्रैल 2024 को इसरो द्वारा जारी किया गया। भारतीय परिदृश्य देखते हैं इसमें। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिसमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल है। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 है। इसके अलावा 2023 के अंत तक 3 भारतीय अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, जैसे कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल्स। 2023 तक भारतीय प्रक्षेपणों से कुल 82 रॉकेट निकायों को कक्षा में स्थापित किया गया। PSLV-C3 का ऊपरी चरण 2001 में आकस्मिक रूप से टूट गया था और 371 मलबा उत्पन्न हुआ था। कुल भारतीय उपग्रह 46 विदेशी उपग्रह और 5 रॉकेट निकाय सहित अपनी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया। यह वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति, परिवर्तियों और अनुमानों का विश्लेषण करती है। विश्व में कुल मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया। एशियाई देशों में 70% जलीय जानवरों का उत्पादन किया। इसके बाद यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों का स्थान रहा। मुख्य जलीय पशु उत्पादक देश जैसे चीन 36%, भारत 8% और इंडोनेशिया है। भारत में स्थिति क्या है? तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। भारत ने वित्त वर्ष 22-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के सकल मूल्य वर्धन में लगभग 1.09% और कृषि जीबीए में लगभग 6.724% से अधिक का योगदान देती है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका का साधन देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का जो 8वां संस्करण है। ये जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय इसको जारी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वर्ष 2023 का जो विषय था अपशिष्ट से धन, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ। अपशिष्ट से धन इसका थीम था। 2024 का विषय क्या है? कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसको 3R भी बोलते हैं हम लोग। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों से अकेले शीर्ष स्थान पर था। इंदौर ही बार बार पहला स्थान पर आता था, लेकिन इस बार सूरत भी पहला स्थान पर है, यानी कि दोनों साथ साथ है। सबसे अच्छा शहर इंदौर मध्य प्रदेश का है, सूरत गुजरात का है, नवी मुंबई महाराष्ट्र का है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। देखिए, सबसे कम स्वच्छ शहर के बारे में बात करें शहर में तो कोलकाता, उसके बाद आसनसोल दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर हावड़ा है। वहीं पे सबसे कम स्वच्छ शहर राज्य की बात करें
तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद राजस्थान तीसरे स्थान पर है, मतलब कम स्वच्छ है वो। 1 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में महाराष्ट्र के ससवाड़ सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। पाटन और लोनावाला को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड जो है नौरेजाबाद मध्य प्रदेश को मिला। 1 लाख से अभी अधिक आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला पणजी गोवा को। बनारसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। वहीं दूसरा स्थान प्रयागराज। मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में कुल 4477 शहरी स्थानीय निकाय और 61 छावनियां एवं 88 गंगा किनारे वाले शहर ने भाग लिया था। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए गान क्या था? नया संकल्प है, नया प्रकल्प है।